अच्छा, जो भी मित्र मुझे सुन पा रहे हैं वो मुझे कृपया ये बताएं कि ज्योतिष के बेसिक्स की जो पोस्ट मैंने कल शेयर की थी आप लोगों को, कल नहीं मतलब परसों, तो उसमें कुछ नई बात समझने सीखने को मिली। जी सर। ग्रहों के कारकों के बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को, और कौन सा ग्रह किस भाव का कारक है इसको लेके बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। फलादेश के हिसाब से, फलादेश के बिंदु से इसको अगर हम देखें तो अक्सर आप लोगों ने ज्योतिष की किताबें पढ़ते वक्त या प्रश्न कुंडली से संबंधी किताब जब भी आप पढ़ते हैं, प्रश्न कुंडली से फलादेश सीखने की कोशिश करते हैं, तो आपको वहां बार बार एक शब्द लिखा हुआ मिलता है कि फलाना ग्रह फलाने के कारक से जुड़ा हो या अपने भाव के कारक से जुड़ा हो। ये बात आपको अक्सर बहुत बार मिलती है कि किसी भी भाव के प्रश्न का मतलब किसी भी भाव से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, तो जिस ग्रह को मान लीजिए अगर केपी के हिसाब से देखते हैं तो रूलिंग प्लैनेट अगर लेते हैं, तो वहां बोला होता है, किताबों में लिखा हुआ है कि अगर रूलिंग प्लैनेट कारक भाव से अगर संबंधित है, यानी जिस भाव से संबंधित प्रश्न किया गया है, जैसे मान लीजिए पंचम भाव से संबंधित प्रश्न, तो वहां जब कहा जाता है कि कारक भाव से जुड़ा हुआ है अगर पंचमेश के कारक, तो फिर ध्यान रखना होगा कि पंचमेश का कारक कौन है। वहां बृहस्पति पंचमेश का कारक है। तो रूलिंग प्लेनेट या जिस भाव से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं उस भाव के साथ अगर संबंध बन रहा है उस भाव के कारक का, तो ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। जैसे मैं यहां क्लैरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बताऊं कि मंगल को दशम का कारक बोलने का एक चलन चल गया है। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि मंगल को दशम का कारक बता रहे हैं, जबकि मंगल दशम का कारक नहीं है। मंगल नहीं। दशम का कारक क्यों बता रहे हैं, वहां दो मिस अंडरस्टैंडिंग है लोगों में, नए लोगों में जो सीख रहे हैं। क्योंकि दशम भाव में काल पुरुष की कुंडली में वो उच्च का होता है। कुछ का होता है। दूसरा बिंदु यह है कि दशम भाव में मंगल हमेशा दिग्बली होता है, उसको दिशा दिख बल मिलता है, क्योंकि वो दशम भाव दक्षिण का भाव होता है। मंगल दक्षिण भाव का रिप्रेजेंटेटिव है। तो मंगल दशम में होने से, वो दक्षिण दिशा में होने से मंगल दिग्बली हो जाता है, दिशा बली हो जाता है। तो वहां ये एक गलत फहमी बेसिक्स में घुस गई कि मंगल दशम भाव का कारक है। दूसरा मैंने एक गलती और जो देखी वो ये, बृहस्पति को द्वादश का कारक बता रहे हैं। क्यों? तो तर्क ये दे रहे हैं कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मीन राशि द्वादश भाव में बैठी हुई है। तो ये भी गलत व्याख्या है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव का, पंचम भाव का, नवम भाव का, नवम। दसम का और एकादश का कारक होता है, यानी 5 भावों का कारक बृहस्पति होता है। तो नवम का कारक, तो अगर आप ये कहेंगे कि वो काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि नवम में आती है इसलिए वो नवम का कारक बना, तो द्वादश भाव का कारक काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है इसलिए वो द्वादश का कारक बन गया। तो फिर पंचम का कारक कैसे बना, इसका जवाब नहीं है। दूसरे भाव का कारक कैसे बना, इसका जवाब नहीं है। मेरा कहने का मतलब यहां यह है कि किसी भी भाव का कारक होना एक अलग बात है, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो जिस भाव का लॉर्ड होता है वो एक अलग बात है। अलग। ग्रह का किसी भाव का कारक बनना और किसी वस्तु का कारक बनना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव का कारक मंगल होता है। काल पुरुष की कुंडली में, यानी तीसरे भाव का, काल पुरुष की नहीं, मैं ये कहूंगा कि तीसरे भाव का कारक मंगल होता है। यानी कौन से भाव का कारक कौन सा ग्रह है ये एक सेपरेट विषय है। तीसरे भाव जो है, यानी तीसरा भाव जो है कम्युनिकेशन का भाव है। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव मिथुन राशि पड़ता है, यानी मिथुन राशि पड़ती है तीसरे भाव में। तो बुध जो है कम्युनिकेशन का कारक होता है, जबकि बुध तीसरे भाव का कारक नहीं है। माइंड इट, इस बात को ध्यान रखना है कि बुध तीसरे भाव का कारक नहीं, लेकिन बुध कम्युनिकेशन का कारक है, और तीसरा भाव जो है कम्युनिकेशन का भाव है। मंगल छठे भाव का कारक है, और छठा भाव रोग का कारक है, लेकिन मंगल रोग का कारक नहीं है। मंगल करेज का कारक है, मंगल कर्ज का कारक है, उधारी का कारक है। हाँ, उच्च नीच क्यों होते हैं, उस भाव में उच्च का क्यों है, कम से कम 9 ग्रह अगर हैं
और राहु केतु को अगर अलग कर दे तो 7 ग्रह जो हैं वो उच्च नीच के क्यों होते हैं? इसका जवाब है वो ग्रहों का षडबल है। जैसे दिशा बल, डिग्री का बल। तो कोई ग्रह मृत है तो मृतावस्था में मतलब वो या तो 1 डिग्री का 0 से लेकर 5 डिग्री के अंदर होगा, या 25 से लेकर 30 डिग्री के अंदर होगा। अब सम विषम राशि के अनुसार भी मृतावस्था और बाल्यावस्था का अंतर पड़ जाता है। वो पोस्ट मैंने दी है। सम असम, जो सम विषम अवस्था है उसकी पोस्ट भी है आपके पास। उसको एक एक तरफ रख के और ग्रह अवस्था को विषम अवस्था में, जो ग्रह मृत है सम अवस्था में वो बाल्य हो जाता है। ये सारा उसमें दिया हुआ है। जैसे बाल्य अवस्था, तो बाल्य अवस्था वाले ग्रह की जब दशा अंतर्दशा चल रही होगी तो जातक के अंदर जो है चाइल्डनेस दिखाई देगा, जल्दबाजी दिखाई देगी, बच्चों जैसा अल्हड़पन दिखाई देगा। लेकिन मृतावस्था में जब होगा वो सम विषम राशि के अनुसार, तब उस वक्त उसके अंदर बाल्यावस्था वाले लक्षण नहीं हो। वो एक कमजोर, निराश, बलहीन अवस्था में आ जाएगा। दशा अंतरदशा में भी हो सकता है वो सोया रहे, हो सकता है उसका काम करने को मन ना करे, पर्टिकुलर उस ग्रह की दशा अंतरदशा। ये सारी चीजों को कंसिडरेशन करना पड़ता है समझने के वक्त। जैसे उच्च नीच की अवस्था की अगर बात करें तो मेष राशि में वो उच्च का होता है सूर्य। तो काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि जो है यानी प्रथम भाव जो है वह पूरब दिशा है, और सूर्य पूरब दिशा का कारक है, इसलिए वो पूरब में उच्च का होता है। काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि होती है सप्तम में। सप्तम भाव का मतलब है वो पश्चिम दिशा है, तो सूर्य पश्चिम दिशा में डूब जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। बृहस्पति उच्च का होता है कर्क राशि में, लेकिन मंगल वहां नीच का हो जाता है। अब मंगल जहां उच्च का होता है वहां बृहस्पति नीच का हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसको अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअली चीजों को समझें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर समझने की कोशिश करें, मंगल उच्च का होना मतलब जातक के अंदर फाइटर नेचर होगा। वो बात बाद में करेगा, मारपीट पहले करेगा। एक सिंपल वे में समझा रहा हूं। तो बृहस्पति वहां नीच का हो जाता है। इसका मतलब है जहां आदमी देह की शक्ति से काम लेगा वहां वो अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा, तो वहां बृहस्पति नीच का हो जाता है। इसलिए वहां बृहस्पति बलहीन होता है। और जहां बृहस्पति उच्च का होता है, जहां ज्ञान की बात होती है, जहां समझदारी की बात होती है, वहां मंगल नीच का हो जाता है। क्योंकि मंगल का वहां कोई काम नहीं है। 4 समझदार आदमी जब बैठ के बात करेंगे तो वहां मारपीट तो नहीं होगी। 4 उज्जड लोगों में अगर एक समझदार बैठ भी जाएगा पांचवा, तो वो तो नीच का ही रहेगा ना, उसकी बात कोई सुनेगा नहीं। वो 4 लोग आपस में मारपीट करेंगे, वो इसकी बात नहीं सुनेंगे। समझ में आई यानी चीज? मुकेश केसरी जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे भी सर कुछ प्रश्न मेरे पास भी हैं। सबसे पहले आपको सर पहले नमस्ते सर। जी जी नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा राधे राधे। ओके सर, ओके। और दूसरी सर एक कुछ प्रश्न है। वहां पर इस तरीके से है कि पहली राशि पुरुष है, दूसरी स्त्री है, तीसरी पुरुष है, चौथी स्त्री। वहां वहां मिल जा रहा है। हाँ वो तो सर है ही है। दूसरा सर है कि जो आपने सर उच्च और नीच का दिया है सर आपने, तो वहां पर जब मैं बुध को देखता हूं तो बुध का जो मूल त्रिकोण राशि है 1 to 15 डिग्री है, और जब मैं स्वराशि देखता हूं तो 21 to 30 डिग्री है। अच्छा, वो न्यूट्रल। ओके सर, स्वग्रही होगा। जैसे हाँ, ये समझ कन्या गया मैं राशि सर, समझ गया। उच्च का है, कन्या राशि की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ 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 कन्या राशि में तो बुध उच्च का होता है। सर, मैं देख रहा सिर्फ चंद्र को छोड़ करके सारे और जितने भी हैं उनकी मूल त्रिकोण राशि स्वराशि से मैच करती है, सिर्फ चंद्र है जो वो मैच नहीं करता है। यहाँ एक चीज है कि चंद्रमा वहां पर उच्च का होता है वृष राशि में। तो चंद्रमा जो है शुक्र की राशि में सबसे ज्यादा खुश होता है। आदमी देखिएगा जब रोमांटिक स्टेज में होता है, रोमांटिक स्टेट ऑफ माइंड में होता है, तो वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। हाँ हाँ। और सही पापी, कल भी मैंने ये प्रश्न रखा था आपके सामने, पापी और क्रूर में मतलब क्या, कितने कैसे डिफरेंस में कर पाऊंगा?
और उसको मैं जातक के रेफरेंस में कैसे उसको मतलब मैं समझूंगा, मतलब ये किस तरह का मतलब आ रहा है ये रिजल्ट। सूर्य एकमात्र क्रूर ग्रह, जो एकमात्र सूर्य ही क्रूर ग्रह है। सूर्य को हम्म। मतांतर से कई लोग पापी ग्रह कहते हैं, लेकिन सूर्य हम्म। क्रूर ग्रह है। सूर्य पापी ग्रह नहीं है। पापी ग्रह हम्म। जो है मंगल, शनि, राहु, केतु है। तो हम्म। पापी होने में और क्रूर होने में भी थोड़ा अंतर है। सूर्य का हम्म। स्वभाव जो है वो, मतलब इसको मैंने एक बार ये भी लिखा था कि राजा कभी किसी का मित्र नहीं होता। ये बट नेचुरल भी है। राजा किसी का मित्र नहीं होता। राजा को सबको एक ही नजर से देखना होता है। आप हाँ हाँ, न्यूट्रल। सूर्य की गर्मी और सूर्य के तेज को अगर समझे आप, तो यही सूर्य की गर्मी जो बर्फ को पिघला देती है और जो कीचड़ होता है उसको सुखा देती है। हाँ, तो जैसे राजा मैं की ये दृष्टि बोल रहा था। समान है, इसलिए वो किसी को क्रूर नजर आता है। ये भी कारण है। हाँ, नहीं, मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा खुल के बोलूं मैं, यदि मानिए हाँ किसी के कुंडली में 7th हाउस में सूर्य है हाँ और किसी की कुंडली में 7th हाउस में शनि है, हाँ। दोनों का ही किसी वजह से डिवोर्स होता है। हम्म। तो इसमें से मैं इसको कैसे मैं अलग कैसे करूंगा, मतलब जातक में क्या स्वभाव होना चाहिए जिससे इसको मैं अलग कर सकूं मैं। सप्तम भाव का सूर्य जो है जातक का क्रोधी बनाता है। हाँ। सप्तम भाव का शनि जो है जातक को क्रोधी नहीं बनाता, वो ठंडा बना देता है। और आपको बेसिक्स की उस पोस्ट को अगर एक बार दोबारा पढ़े आप, तो शनि जो है नपुंसक ग्रह होता है। हाँ, स्त्री नपुंसक, शनि फीमेल। शनि का सप्तम भाव में बैठना मतलब विवाहित जीवन में एक ठंडापन होता है, उस वजह से भी अलगाव हो जाता है। ओ। ओ, थैंक यू सर। और यही ठीक। शनि पंचम में हो, तो शनि चूंकि नपुंसक ग्रह है, संतान होने में समस्या कर देता है। बुध भी एक और साथ में हो। हाँ, बुध भी हाँ नपुंसक ग्रह है, वो भी अगर शनि के हाँ। साथ बैठ जाए पंचम में, तो संतान को लेकर हम्म। समस्या हो जाती है। हाँ, पंचम भाव के बल को सर्वाष्टक वर्ग से आप देख सकते हैं कि क्या बल है उसके पास। अगर पंचम भाव में 30+30+ पॉइंट है, वहां 30+ पॉइंट अगर फिफ्थ हाउस में है, और फिफ्थ हाउस का हम्म। लॉर्ड भी स्ट्रांग है, एग्जॉल्टेड है, हम्म। 11th हाउस में बैठा हुआ है, दिशा बली है, मजबूत है, तो संतान हम्म। होने के योग बनते हैं। लेकिन शनि बुध अगर पंचम में एक साथ बैठ जाए और पंचमेश भी हम्म। कमजोर हो, तो फिर हम्म। नहीं होती है समझ संतान गया। के साथ। साथ में एक एक चीज और लास्ट। याद रखनी है कि ओके। संतान का कारक बृहस्पति मजबूत होना चाहिए वहां। ओके, थैंक यू। एक लास्ट संतान प्रश्न का सर। कारक। केतु का दृष्टि को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? केतु को आप किस लॉजिक से दृष्टि मानेंगे? नहीं, बहुत मैं भी नहीं मानता हूँ, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि मंगल के जैसा दृष्टि होता है उसका। नहीं नहीं, बृहस्पति मंगल के जैसा। मंगल के जैसा। और राहु की दृष्टि बृहस्पति के बृहस्पति के जैसी है। जैसा हाँ, ऐसा राहु बोलते की हैं लोग। दृष्टि राहु की दृष्टि एक बार मानी जा सकती है, केतु की दृष्टि नहीं मानी जा सकती। केतु ओके। आपने देखा होगा, अगर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे अब, केतु जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित चीजों में कमी कर देता है। जातक तड़प उठता है, उस डिटैच भाव से संबंधित चीज डिटैच करता है वहां प्राप्ति से। नहीं। हाँ, हाँ हाँ, डिटैच करता है, आप कहते हैं ये। बिल्कुल डिटैच कर देता है, और उस चीज की हाँ। प्राप्ति नहीं होती, उसको बड़ी मुश्किल से होती। ओके। अगर ये कॉम्बिनेशन ना बनता, मान लीजिए शुक्र कहीं केतु के नक्षत्र में होता, बृहस्पति मेरा वक्री होता, बृहस्पति नीच का होता, मिथुन लग्न में अष्टम में चला जाता, तो संतान लगभग होने के चांस वहां नहीं रहते। नहीं होते। देर आर लॉट ऑफ थिंग यू हैव टू सी। कुंडली समझने के लिए आपको ग्रह के सडबल को समझना होगा, ग्रह के ऊपर पड़ रही अच्छी बुरी दृष्टि को समझना होगा, सर्वाष्टक वर्ग में भाव बल को समझना होगा, भिन्नाष्टक वर्ग में ग्रह के बल को समझना होगा। भिन्नाष्टक वर्ग में 8 बिंदु होते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो भिन्नाष्टक वर्ग में अगर किसी ग्रह को 2 बिंदु मिले हैं, 1 बिंदु मिला है, तो वहां भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ग्रह कमजोर हो जाएगा। वक्री ग्रह है तो वो बाधा वाला है, डिनाई वाला है, किसी भी चीज में डिनायल मोड में होता है अगर ग्रह वक्री हो तो। सर ये हाँ, आपने जो हाँ मनीष जी बोलिए। जी सर, आपने जो ये उच्च राशि और नीच राशि का दिया, राहु केतु के दो दो उसमें बताए हैं आपने। राहु केतु की जो मैंने बताया है ना,
वो जी। थोड़ा सा मतांतर वाली बात बताई है मैंने। जैसे आपने राहु का उच्च में मिथुन भी दिया है, वृषभ भी दिया है, और नीच में धनु भी दिया है, वृश्चिक भी दिया है। वो कारण ये है, इसके पीछे भी एक बात है, सुन लीजिए। मिथुन में 15 डिग्री से 0 डिग्री और वृष में 30 डिग्री से 15 डिग्री तक वो उच्च का होता है। अच्छा। ओके। इसीलिए वो दोनों राशियां कवर हो जाती है। ओके। ये लिखित में मिलता नहीं है जल्दी। मुझे कभी मिला था कि दिखा था, मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे को मेमोरी में ये रह गया था। ये मैं आपको बताऊं, मेरे ज्योतिष का जो सफर शुरू हुआ था, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था जब से मेरे हाथ में नक्षत्रों की एक किताब लग गई थी। 92 में, 91 92 में। जी। और नक्षत्रों की वो किताब पढ़ने के बाद जैसे मेरे माने अंधे को आंखें मिलने वाली स्थिति बनी थी उस किताब को जी। पढ़ने के बाद। वहीं से मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने नक्षत्र की बात जब उठाई है तो मैं आपको ये बता दूं कि ग्रहों की आत्मा जो है वो नक्षत्र है। अगर आप नक्षत्र को नहीं समझते हैं तो आप ज्योतिष नहीं समझ सकते। अभी मैं एक छोटी सी पीडीएफ और है, कल वाली क्लास में दे दूंगा, जिसमें नक्षत्रों के बारे में दिया हुआ है, कौन सा नक्षत्र अग्नि तत्व, नक्षत्रों के तत्व, नक्षत्रों का स्वभाव, वो सारी चीजें दी हुई है, वो भी दे दूंगा। उसको पढ़िएगा ध्यान से।